여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 이번 시간에는 마인드의 급수에 대해서 이야기를 하고자 합니다. इस सेशन में हम मन के स्तर के बारे में बात करेंगे। 사람들은 저마다 다른 마인드를 가지고 있는데요. सबके पास एक अलग मन का स्तर होता है। 가지고 있느냐, 잘못된 마인드를 가지고 있느냐. तो मन अच्छा है या गलत है? 그냥 단순하게 이렇게 두 파트로 나눌 것이 아니라 우리는 좀 더 세부적으로 나누어서 여러분의 마인드가 어떤 마인드를 갖고 있는지 여러분 자신이 점검해 볼 수 있도록 하고자 합니다. तो हम मन को सिर्फ अच्छा या गलत नहीं कह सकते, लेकिन हम मन के अलग अलग स्तरों को देख सकते ताकि आप अपने मन को जांच सको कि आपके मन का स्तर कौन सा है। 에 따라 그 인생이 달라진다고 했는데요. मनुष्य के पास किस प्रकार का मन है उसके आधार पर उसका पूरा जीवन बदल जाता है। 우리는 물에 급수가 있는 것처럼 마인드에도 급수가 있는데 5가지 단계로 나누어서 살펴볼 겁니다. तो पानी की तरह हमारे मन के भी 5 अलग अलग स्तर हम देख सकते हैं। 이번 클래스를 통해서 여러분의 마인드의 급수가 몇 급에 해당하는지 어느 위치에 있는지를 알 수 있게 될 것입니다. तो आप देख सकेंगे कि आपके मन का स्तर कौन सा है। 예, 마인드는 설계도와 같다고 했는데 तो मैंने आपको बताया था कि मन जो है एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है 인생이 달라지죠. और आपके पास किस प्रकार का मन है उसके आधार पर आपका जीवन बदलता है 수 있습니다. और उसके हिसाब से उस मनुष्य का मूल्य भी बदलता है। 세계는 눈에 보이지 않기 때문에 우리가 눈에 보이는 물질 세계를 통해서 한번 비교해 보고자 합니다. हम मन की दुनिया को देख नहीं सकते, इसलिए इसकी तुलना हम किसी ऐसी चीज से करेंगे जिसको हम देख सकते हैं। 설명해 주는 것이 물의 급수라고 할 수 있습니다. तो पानी के अलग अलग स्तरों के उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। 예, 물은 그냥 깨끗하다 깨끗지 않다로 나눠지는 것이 아니라 이렇게 5단계의 급수로 물을 나눕니다. तो पानी भी सिर्फ शुद्ध और अशुद्ध नहीं होता, पानी के 5 अलग अलग स्तर होते हैं। 예, 먼저 1급수는 가장 깨끗한 물입니다. तो सबसे जो शुद्ध पानी है वो पहले स्तर का पानी होता है। 1급수라고 부릅니다. तो जो पानी पिया जाता है वो पहले स्तर का पानी होता है। 자, 그리고 1급수에만 살 수 있는 물고기들이 있습니다. और कुछ ऐसी मछलियां होती है जो केवल इस सबसे शुद्ध पानी में रह सकती है, 사제나 열모고 뭐 이런 물고기들입니다. जैसे कि ट्राउट, क्रॉफिश, मैंचूरियन ट्राउट। 그러면 나라마다 조금씩 다르기 때문에 तो हो सकता है इन मछलियों के नाम देश के हिसाब से अलग अलग होंगे, 하고 살펴보면 됩니다. लेकिन मैं आपको अलग अलग मछलियों के बारे में बताऊंगा। 2급수는 और फिर जो दूसरे स्तर का पानी है 꼭 깨끗하고 그 다음에 목욕을 할 수 있지만은 먹을 수는 없는 물 정도가 2급수에 해당합니다. दूसरे स्तर का पानी साफ होता है, गंधहीन होता है, नहाने योग्य होता है, लेकिन पीने लायक नहीं होता। 한갈색의 물로서 바닥이 잘 보이지 않고 이끼가 깔려 있는 경우에 이제 물이 3급수에 해당합니다. तीसरे स्तर का जो पानी है वो भूरा पानी होता है, मिट्टी के रंग का होता है, उसमें काई होती है। 잉어, 붕어, 미꾸라지 뭐 이런 물고기 종류가 사는데요. और इस प्रकार के पानी में कार्प, रेड कार्प, कैटफिश, इस प्रकार की मछलियां रहती है। 아마 이렇게 잉어, 붕어 이런 물고기들은 여러분 가운데서 아는 분들도 있을 겁니다. तो आपने कार्प या रोहू जिसको कहते हैं इसके बारे में सुना होगा। 하는 물고기 3급수에 해당합니다. तो इस प्रकार की मछलियां तीसरे स्तर के पानी में रह सकती है। 물이고 물고기가 살 수 없는 물이 4급수입니다. जो चौथे स्तर का पानी है वो प्रदूषित पानी होता है, इसमें कोई मछलियां नहीं रहती। 그 생물이 살 수 없는 물인데 5वें स्तर का पानी काला पानी होता है, इसमें कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता। 여러분들이 뭐 물의 급수에 따라서 중요한 건 물의 가치가 달라진다는 이야기를 하고 싶은데 तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पानी के स्तर के अनुसार उसका मूल्य भी बदलता है। 현재 사람들은 1급수의 물을 생수로 이제 만들어서 팔고 있습니다. तो आजकल लोग इस सबसे शुद्ध पानी को लेकर मतलब पैकेज करके बेचते हैं। 얼마 전에 피지 대사관에 갔을 때 तो कुछ समय पहले मैं फिजी की एम्बेसी गया था 거기서 주는 물은 피지 물이었습니다. और जो पानी उन्होंने हमें वहाँ पिलाया वो फिजी वाटर था 물을 만드는 회사 상표도 피지라고 돼 있었는데 और उनके ब्रांड का नाम भी फिजी वाटर था। 깨끗하고 맑고 깨끗한 그 물을 선전하는 의미에서 그렇게 이름을 지어서 팔겠죠. तो मुझे लगता है फिजी का साफ शुद्ध पानी एडवर्टाइज करने के लिए उन्होंने ऐसा नाम दिया होगा। 예, 사람들은 누구나 깨끗한 물을 마시기를 원하고 좀 더 깨끗한 물, 좀 더 순수한 물, 더 좋은 물을 원합니다. तो हर कोई साफ शुद्ध पानी पीना पसंद करता है। 그래서 이 1급수의 물은 굉장히 가치가 있죠.
तो इस पहले स्तर के पानी का मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। 자, 이 급수의 물은 먹을 수 없는 물이기 때문에 이 물의 가치는 떨어지고 दूसरे स्तर का पानी पिया नहीं जा सकता, इसलिए इसका मूल्य नीचे आ जाता है। 급수는 이제 황갈색 물이고 이끼가 껴 있는 물이기 때문에 사람이 이걸 목욕하기에도 잘 쓰지 않는 물이라고 할 수 있어요. और ये तीसरे स्तर का पानी मिट्टी के रंग का होता है, भूरा होता है, और मतलब नहाने के लिए लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। 그냥 농업 용수 정도로만 사용할 수 있는 물인데요. और चौथे स्तर का पानी बहुत ही प्रदूषित होता है, सिर्फ ये पानी जो है खेती करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 검은색 물이고 물이 심하게 오염되어서 아무런 생물이 살 수 없는 물입니다. और पांचवें स्तर का पानी काला पानी होता है, इसमें कोई भी जीव जंतु नहीं मिल सकता। 우리가 5단계의 급수로 물을 나눠 봤습니다. तो इस प्रकार हमने पानी के 5 अलग अलग स्तर आपको बताए। 자, 이렇게 우리가 급수를 나눠 봄으로 तो जिस प्रकार पानी के 5 अलग अलग स्तर होते हैं, 주변에 접하는 물이 몇 급수에 해당하는지 우리는 정확하게 나누어 볼 수 있습니다. तो हम देख सकते हैं कि हमारा पानी कौन से स्तर का है। 강가에 갔을 때 अगर आप नदी के पास जाओगे 물 황갈색의 물이라면 और वहां पे अगर आपको मिट्टी के रंग का पानी दिखाई देगा तो अच्छा, ये तीसरे स्तर का पानी है। 또 여러분들이 그 물의 단계를 정확하게 나눌 수 있는 것처럼 और आप एकदम से पहचान सकोगे कि ये किस प्रकार का कौन से स्तर का पानी है। 마인드도 정확한 급수를 나누기 위해서 이 물을 예를 들어서 설명하는 겁니다. तो मन के स्तर को समझाने के लिए मैंने आपको उदाहरण के तौर पे पानी के स्तर के बारे में बताया है। 자, 이 그래프는 한국의 생수 시장의 규모를 나타내는 그래프인데요. तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये कोरिया के पानी का मार्केट का एक ग्राफ है। 계속해서 상승하고 있는 그 시장 규모를 알 수 있는데요. तो ये एक ऐसा मार्केट है जो साल 2000 से तेजी से बढ़ रहा है। 물이 이렇게 돈이 될 줄, 물이 이렇게 시장에서 굉장히 가치가 이게 상승할 줄은 옛날 사람들 잘 몰랐죠. तो पहले लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था कि पानी की मार्केट इतनी बड़ी हो सकती है और पानी की मार्केट से इतने पैसे आ सकते हैं। 전 세계적으로 이제 사람들은 생수를 많이 마시기 시작합니다. तो ना केवल कोरिया में, दुनिया भर में आजकल लोग मिनरल वाटर पीते हैं। 어디를 가든지 사람들은 이제 PT병에 들어있는 그 생수를 대접하는 걸 볼 수 있습니다. तो आप कहीं भी जाओ, आपको लोग वो मिनरल वाटर पीते हुए दिखाई देते हैं। 자, 여러분 수돗물과 생수의 값을 비교해 보면 तो अगर नल के पानी की तुलना आप इस मिनरल वाटर से करोगे 보통 500ml짜리 생수를 판매하는데요. तो आमतौर पे ये आधे लीटर की बोतलों में ये पानी बेचा जाता है। 보통 수돗물은 1000리터 1톤에 얼마라고 이렇게 보통 계산을 하는데요. और जो नल का पानी होता है उसको टन के हिसाब से गिना जाता है। 수돗물의 값과 생수의 값의 차이는 굉장히 큰 차이가 납니다. लेकिन जहाँ तक पैसों का सवाल है, नल के पानी में और मिनरल पानी में बहुत ज्यादा अंतर है। 봤을 때 수돗물보다 생수값은 약 한 1000배 정도 더 비쌌습니다. तो जहाँ तक कोरिया का सवाल है, मिनरल वाटर जो है वो नल के पानी से 1000 गुना ज्यादा महंगा होता है। तो अगर आप मिनरल पानी पीते हैं 여러분 굉장히 부자들입니다. तो फिर आप बहुत ही अमीर इंसान हैं। 마셔도 괜찮은데 क्योंकि कोरिया में आप नल का पानी भी मतलब आमतौर पे पी सकते हैं। 깨끗한 물을 마시기 위해서 1000배 더 비싸게 물을 마신다는 거예요. तो क्योंकि आप साफ और शुद्ध पानी पीना चाहते हैं, इसलिए आप 1000 गुना ज्यादा पैसे उसमें लगा रहे हो। 정수기를 사용하는 경우에 और जो लोग घर पे प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं 비싸게 칩니다. तो इसका दाम और भी ज्यादा होता है। 시장 규모도 이제 연간 1조 원이 넘을 정도로 엄청난 시장을 차지하고 있습니다. तो कोरिया का जो ये वाटर प्योरीफायर मार्केट है वो लगभग एक साल में 120 करोड़ डॉलर के जितना है। 이제 수돗 물값과 정수기 물값을 비교해 약 한 4000배 정도 더 비싸게 물을 마시는 게 됩니다. तो अगर आप नल के पानी की तुलना इस प्योरीफायर पानी से करेंगे तो इसमें 4000 गुना अंतर है। 왜냐하면 정수기 기계도 사야 하지요. सबसे पहले आपको प्योरीफायर खरीदना होगा, 정수기 필터도 갈아야 하죠. उसके अंदर के जो फिल्टर है आपको बार बार बदलने पड़ते हैं। 더 비싼 물을 마시. इसलिए ये पानी नल के पानी से 4000 गुना ज्यादा महंगा है। 그 돈을 아까워하지 않습니다. लेकिन लोगों को लगता नहीं कि वो पैसे इस पे बर्बाद कर रहे हैं। 그래서 돈을 아깝게 생각합니까? तो जब आप मिनरल पानी की बोतल खरीदते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने पैसे बर्बाद किए? 네, 사람들은 좋은 물을 마시기 위해서 비용을 투자하는데 그걸 아까워하지 않습니다. तो साफ पानी पीने के लिए लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन उनको लगता नहीं कि उन्होंने पैसे बर्बाद किए। 그러나 लेकिन 좋은 마인드를 갖기 위해서는 투자를 하지 않습니다. एक अच्छा मन सीखने के लिए लोग पैसा लगाना नहीं चाहते।
그래서 우리는 전 세계 각국 정부와 일을 하면서 तो जब हम दुनिया भर के अलग अलग देशों के सरकारों के साथ मिलकर काम करते हैं 강 투자를 많이 해야 할 부분이 바로 마인드 교육이다. तो हमें सबसे ज़्यादा पैसे अगर किसी चीज़ पे लगाने चाहिए तो वो मन सीखने में है। 예, 우리가 마인드 교육을 할 때 तो जब हम ये माइंड एजुकेशन करते हैं CLF 강사 주 강사인 박옥수 목사님께서 대통령을 만나고 तो हमारे CLF के जो संस्थापक है वो काफ़ी देशों के राष्ट्रपतियों के साथ मिल चुके हैं। 앞서 나가시면 뒤따라가면서 장관을 만나고 차관을 만나고 이런 일들을 하고 있습니다. तो जब कभी पास्टर ऐसे देश जाते हैं राष्ट्रपतियों के साथ मिलते हैं तो हम भी जा करके उनके लोगों को मिलते हैं। 만나 보면 तो हम जब जाते हैं तो 공통적인 것이 있습니다. एक समानता जो मैंने ऐसे लोगों में देखी है वो क्या है, जो राष्ट्रपति है या 장관이 되고 कोई बड़ा मंत्री है 대통령이나 장관이 되려면 뛰어난 마인드를 가지고 있어야 그 자리에 올라갈 수 있습니다. तो जो लोग राष्ट्रपति होते हैं या मंत्री होते हैं तो जरूर उनके पास एक उत्तम उत्कृष्ट मन का होना जरूरी है 뛰어난 마인드에 도달해 있는데 और वो पहले इस प्रकार का उत्तम मन हासिल कर चुके हैं, लेकिन समस्या क्या है 그렇지 못하다는. उनके देश के लोगों के पास अभी तक ऐसा मन नहीं है। 뛰어난 마인드는 तो ऐसा एक उत्तम मन 마치 진주와 같습니다. एक मोती के समान है। 진주 조개가 있고 그 속에 진주가 들어 있는데 तो जैसे आप जानते हैं सीप होते हैं और सीप के अंदर हमें मोती मिलते हैं। 옛날에는 진주를 구하기 굉장히 어려웠습니다. तो पहले तो मोती मिलना आसान नहीं था 에서 얻었기 때문에. क्योंकि वो सिर्फ समंदर में पाए जाते थे, 그러나 지금은 그렇지 않습니다. लेकिन आज ऐसा नहीं है। 제가 베트남에 갔을 때 जब मैं वियतनाम गया था 베트남에는 진주 조개 양식장이 있었습니다. तो वहां पे मैंने मोतियों की खेती देखी। 수많은 조개들을 키우고 있는데 तो वहां एक मोतियों की खेती थी जहां पे वो नकली तरीके से उनको रख रहे थे। 그 조개 안에 전부 다 진주가 들어 있는 거. तो उनमें से हर एक सीप के अंदर मोती थे। 그런 연구를 했습니다. तो लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया। 어떻게 진주를 만들어내냐? तो ऐसे कैसे हो रहा है कि इन सीपों में मोती मिल रहा है? 진주 조개 살갗 속에 가장 고통스러운 곳에 이물질이 들어와서 통증을 느끼고 그걸 감싸서 진주로 만드는 거예요. तो असल में बाहर से जो बालू का कण इस सीप के अंदर जब चला जाता है तो उसके द्वारा असल में मोती बनता है। 예, 사람들이 인위적으로 진주가 가장 고통을 느끼는 곳에 이물질을 넣어주고 तो लोगों ने क्या किया कि जानबूझ के इस सीप के अंदर उन्होंने एक बालू का कण जैसे डाल दिया। 이제 감안하기 위해서 막기 위해서 그것을 이물질을 감싸서 진주로 만드는 거예요. और सीप के अंदर छेद करने के द्वारा ये बालू के कण अंदर पहुंचाए जाते हैं। 예, 자연의 진주와 똑같은 성분이죠. तो ये बिल्कुल उन्हीं मोतियों की तरह होते हैं जो कि आपको समंदर में मिलेंगे। 그래서 옛날 우연히 진주가 만들어진 것처럼 तो जिस प्रकार पहले इत्तेफाक से हमें ऐसे मोती मिलते थे समंदर में, 세상에 뛰어난 마인드를 가진 사람들 तो जिन लोगों के पास संसार में ऐसा उत्तम प्रकार का मन होता है 마인드를 갖게 된 거죠. तो इत्तेफाक से वो लोग इस प्रकार का मन रख सके थे। 우리는 लेकिन हम 진주 조개를 양식하는 것 जिस प्रकार लोगों ने इसकी नकली तरीके से खेती करके मोती निकाले, हम भी जवान लोगों के मन में ये अच्छा मन डालना चाहते हैं 로 만들 수 있는 ताकि उन सबको हम एक बहुमूल्य मोती की तरह बना सके। 전 세계 대통령, 전 세계 정부가 박옥수 목사님을 초청하고 있는 거예요. इसलिए अलग अलग देशों के राष्ट्रपति पास्टर पाक को इस माइंड एजुकेशन करने के लिए बुलाते हैं। 이 마인드 교육을 통해서 할 수 있는 많은 일들이 있습니다. तो इस माइंड एजुकेशन के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 예, 그래서 목회자들도 이 마인드 교육을 배움으로 인하여서 और क्रिश्चियन लीडर्स भी इस माइंड एजुकेशन के बारे में सीख सकते हैं 폭넓은 사역을 할 수 있게 되어집니다. ताकि आपकी सेवकाई का घेरा भी आप और चौड़ा कर सके। 여러분들도 이 마인드 교육에 투자를 해야 합니다. तो आपको भी इस माइंड एजुकेशन में असल में पैसे लगाने चाहिए। 이 시간 여러분들이 마인드 교육을 듣는 이 자체도 여러분들이 시간을 투자하고 투자하는 부분이라 할 수 있는데 तो आप कह सकते हैं कि हाँ, हम ये वचन अभी सुन रहे हैं, ये लेक्चर अभी सुन रहे हैं, ये भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। 우리 CLF와 함께하는 동안 लेकिन जब तक कि आप हमारे साथ CLF में जुड़े हैं, 계속해서 우리는 이 마인드 교육 프로그램을 진행해 나갈 겁니다. हम लगातार माइंड एजुकेशन के कार्यक्रम करते रहेंगे। 마인드에도 급수가 있는데 तो मन के भी अलग अलग स्तर होते हैं। 각자 다른 마인드의 급수를 가지고 있는데 हर इंसान का मन का स्तर अलग होता है। 여러분은 어느 정도의 급수에 해당하는 마인드를 가지고 있을까요? तो आपके मन का स्तर कौन सा है? 자, 먼저 마인드의 급수도 역시 5단계로 우리가 나눌 수 있는데요. तो मन के भी असल में 5 अलग अलग स्तर है।
자, 1급부터 5급까지 나누어지는데 तो हम 1 से लेकर 5 देख सकते हैं। 1급이 최고 좋은 마인드, सबसे पहला मन का स्तर जो है वो सबसे महान मन का स्तर है। 후의 마인드가 있 ये सबसे महान मन है जहाँ पे आप खुशी और सफलता दोनों पा सकते हैं। 마인드입니다. और जो 5वें स्तर का मन है वो सबसे बदतर मन है, जो एक एबनॉर्मल मन है, असाधारण मन है। 게임이나 도박이나 마약에 중독되는 사람들이 가지고 있는 마인드. तो ये ऐसा मन है जो मतलब नशा करने वाले, जिनको जुए का लत है, गेम्स का लत है, ऐसे मन रखने वाले लोग हैं। 한 단계씩 살펴볼 텐데요. तो अभी हम एक एक करके हर एक प्रकार के इस मन को देखेंगे। 먼저 가장 안 좋은 5급부터 우리가 거꾸로 최고 좋은 마인드까지 우리가 살펴볼 겁니다. तो हम 5वें स्तर से शुरू करके ऊपर जाएंगे। 가장 안 좋은 비정상적인 마인드. तो ये मन का सबसे निचला स्तर है, इसको हम एबनॉर्मल मन कह सकते हैं, एक असाधारण मन कह सकते हैं। 도박이나 마약에 중독되는 사람들이 가지고 있는 마인드인데 तो ये उन लोगों का मन है जो गेम खेलने में या जिनको जुए का लत या नशे का लत है। 이렇게 게임하지 말라고 이야기를 합니다. तो जो बहुत से बच्चे आजकल गेम्स के एडिक्ट हो चुके हैं, हम उनको बताते हैं कि आप गेम्स मत खेलो। 도박에 중독된 사람에게 도박하지 말라고 이야기를 합니다. तो जो लोग जुआ खेलने में गिरे हुए हैं, हम उनको कहते हैं कि जुआ मत खेलो। 마약하는 사람 마약하지 말라고 이야기하죠. और जिनको नशे की लत है उनको हम कहते हैं नशा मत करो। 나고 벗어날 수 있는 게 아니에요. लेकिन इससे ये लोग आजाद नहीं हो पाते। 그때 마인드 때문에 게임에 도박에 마약에 중독이 되는데 तो असल में ये लोग इस प्रकार की लत में इसलिए गिरे हैं क्योंकि इनके पास एक गलत प्रकार का मन है। 그때 마인드부터 바꿔야 됩니다. तो इसलिए सबसे पहले इनके गलत मन को ठीक करना जरूरी है। 5급의 마인드는 तो इसलिए ये 5वें स्तर का जो मन है, 비정상적인 욕구를 쫓아서 तो इस प्रकार की असाधारण इच्छाओं के पीछे जाकर, 게임이나 도박이나 마약 같은 데 중독돼 있는 사람이 가지는 마인드인데 तो चाहे वो गेम्स खेलना हो या जुआ या नशा हो, लोगों को इसकी लत लग चुकी है। 이게 공통적인 것이 있습니다. लेकिन इन सब लोगों की एक समानता होती है, 신뢰한다는 것이. और ये वो है कि ये लोग अपने आप पर विश्वास करते हैं। 가장 낮은 단계의 마인드. इसलिए ये मन का सबसे निचला स्तर है। 정상적인 욕구를 쫓아 살고 중독되어진 삶을 사는 가장 낮은 단계의 마인드를 가진 사람은 자기를 신뢰하는 잘못된 마인드를 가지고 있다라는 거예요. तो एक ऐसा मन जो असाधारण इच्छाओं के पीछे जाता है और जिसको लत लग जाती है, तो ये उस प्रकार के लोग हैं जो अपने आप पे विश्वास करते हैं। 한국은 인터넷이 발달되어 있습니다. तो कोरिया में इंटरनेट बहुत ज्यादा तेज है। 전 세계 이제 각 나라들도 빠른 속도로 인터넷이 보급되어서 빠른 속도의 인터넷이 공급되어 있는데요. तो काफी सारे देशों में आजकल तेज इंटरनेट होता है। 한국은 게임 중독된 젊은이들이 많습니다. लेकिन कोरिया में आजकल बहुत लोग ये गेम एडिक्शन में गिर गए हैं। 제가 어떤 한 청년 이야기를 들었는데요. तो मैंने एक जवान लड़के की कहानी सुनी थी। 자기가 게임에 중독된 적이 있었다고 하더라고요. तो वो कह रहा था कि वो बिल्कुल इस गेम्स का एडिक्ट हो चुका है, और वो कहने लगा 게임을 하다 보니까 한 달이 금방 지나갔어요라고. कहने लगा कि मुझे गेम खेलते खेलते 1 महीना निकल गया लेकिन पता भी नहीं चला। 제가 그 이야기를 듣고 제 귀를 의심했습니다. तो जब मैंने सुना तो मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत सुना। 금방 갔다는 건 이해가 되고 तो हो सकता है कि 1 दिन बीत गया और आपको उसके बारे में पता ना चला हो। 뭐 한 달이 금방 한 주간이 금방 갔다는 건 이해가 되는데 ये भी हो सकता है कि पूरा हफ्ता निकल गया और आपको पता ना चला हो। 한 달이 금방 갔다. लेकिन एक पूरा महीना बीत गया और आपको पता नहीं चला, मैं समझ नहीं सका। 계속 이야기를 이어나갔는데 तो मैं लगातार उस लड़के से बात करता रहा। 그런데 간섭 안 받고 게임만 하고 싶어서 वो कहने लगा कि मुझे गेम खेलने के अलावा और कुछ नहीं करना था। 친구하고 방을 하나 얻었답니다. तो उसके दोस्त और उसने मिलके एक कमरा किराए पे लिया 방을 하나 설치하고 और सबसे तेज इंटरनेट स्पीड उसने अपने घर में एक इंस्टॉल कर दिया। 한대 마련하고 दोनों अपने अपने कंप्यूटर लेकर आ गए 그다음에 뒤에 바로 침대를 딱 만들어 और जहाँ बैठे थे बिल्कुल पीछे एक बिस्तर लगा दिया 하다가 피곤하면 그대로 누울 수 있도록. ताकि खेलते खेलते अगर थक जाए तो वहीं पर बस लेट जाए। 하루 평균 3시간만 잠자고 게임만 했다고 합니다. तो कहना लगा कि हम दिन में सिर्फ 3 घंटे सोते थे, बाकी टाइम गेम खेल रहे थे। 공기청정기를 하나 마련해놓고 और उनके कमरे में एक एयर फिल्टर भी था। 왜 공기청정기는 왜 필요하냐? मैंने कहा अरे एयर फिल्टर की क्या जरूरत है? 계속 피우니까 तो कह रहे थे हम लगातार क्योंकि सिगरेट पी रहे थे 아까운 거예요. और फिर खड़े होकर खिड़की खोलना नहीं चाहते थे, इसीलिए। 밥은 어떻게 하냐? तो मैंने कहा खाना कैसे किया? 배달시켜 먹는. हमने खाना बाहर से मंगवाया। 먹으면 되는 게 아니라 필요한 생필품은. और अगर कोई चीज की तुम्हें जरूरत पड़ी होगी तो तुमने क्या किया? 그러면 음식 배달하는 사람에게 올 때 뭐 담배 좀 사다 주세요, 뭐 좀 부탁하면 사다 준다는 거예요. तो कहने लगा कि जो बंदा खाना लेकर आता है उसी को हम कहते हैं कि रास्ते में हमारे लिए सिगरेट लेकर आओ, ये लेकर आओ, तो वो लेके आता है।
तो घर से वो एक बार भी बाहर नहीं निकले 한 달 했는데 금방 가더래요. और पूरा महीना गेम खेलते रहे और एक महीना ऐसे बीत गया 평균 하루 3시간만 잠자고 और दिन में 3 घंटे सिर्फ सोए थे 그러기를 2달 동안 했다고요. और ऐसा ये लोग 2 महीने तक जिए 또 그만둬. और 2 महीने बाद उन्होंने बंद कर दिया। 저는 2달 그렇게 하다니 힘들어서 그만둔 줄 알았는데 तो मुझे लगा शायद ये लोग थक गए होंगे इसीलिए छोड़ा होगा, 그만둔 이유가 더 기가 막혔습니다. लेकिन क्यों उन्होंने बंद किया था वो कारण सुन के मैं और हैरान हो गया। 왜 2달만 하고 그만뒀냐고. मैंने कहा क्यों 2 महीने बाद तुमने रोक लिया? 아니 더 하고 싶은데 मैं तो और खेलना चाहता था, 할 수 있는데 खेल भी सकता था, 돈이 다 떨어져서. लेकिन पैसे खत्म हो गए। 자 이렇게 게임에 중독된 사람 तो जो लोग ऐसे गेम खेलने में गिरे हुए हैं, 게임에 중독이 됐을 आपको क्या लगता है क्यों वो ऐसे गेम्स में गिर गए हैं? 때는 어떤 남편이 자기 아내가 게임에 중독되었다고 상담을 요청한 분이 있었어요. तो एक आदमी मेरे पास आया था संगति करने के लिए क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो भी ऐसे ही गेम्स में गिर गई थी, वो एक एडिक्ट हो गई थी। 전혀 모르는 사람이었는데 तो वो एक ऐसी औरत थी जिसको गेम के बारे में कुछ नहीं मालूम था, 어느 날 게임에 중독됐다. लेकिन एक दिन उसको गेम्स की लत लग गई 그리고 심지어 음식도 제대로 먹지 않아서 영양실조에 걸려서 병원에 실려갔다는. और इतना बुरा हाल था कि उसने खाना पीना छोड़ दिया, वो इतनी कमजोर हो गई कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 게임에 중독되는 단계를 알 수 있었습니다. तो तब मुझे पता चला कि हाँ ये गेम की जो लत है वो कितनी गंभीर है। 네, 이 부인은 게임에 대해 전혀 아무것도 몰랐고 ये ऐसी औरत थी जिसे गेम के बारे में कुछ नहीं मालूम था, 부업을 했다고 합니다. वो सिर्फ घर का काम करती थी। 집에 컴퓨터를 갖다 놓고 तो अब उसने अपने घर में कुछ कंप्यूटर रखे 게임 프로그램이 자동으로 돌아가는데 और मतलब उसका काम कुछ ऐसा था कि जो कंप्यूटर पे गेम चल रहे होते हैं 멈추는 거예요. लेकिन बीच बीच में गेम रुक जाता है 왜냐하면 게임 회사에서 क्योंकि जो गेम बनाने वाली जो कंपनी होती है 이 게임이 오토매틱으로 돌아가지 못하도록 ताकि ये गेम मतलब ऑटोमेटिकली चलते ना रहे, वो बीच बीच में लॉक हो जाता है। 거예요. 사람이 하는지 이게 프로그램이 하는지를 और फिर ये चेक करने के लिए कि सचमुच एक इंसान खेल रहा है या कि कंप्यूटर वो गेम खेल रहा है, 질문하는 이제 질문이 뜨는데 बीच बीच में एक सवाल स्क्रीन पर आता है 사람이 직접 답을 넣어야 다시 게임이 진행. और फिर उसका जवाब एक इंसान के देने के बाद ही वो गेम दोबारा से शुरू होता है। 네, 그래서 뭐 지나다 보고 자기 일하다가 컴퓨터가 멈춰 있으면 게임이 진행되도록 그 답변만 써주는 아주 쉬운 그런 부업이었어요. तो ये आसान सा काम था कि अगर वो सवाल स्क्रीन पर आता है तो उस औरत को बस उसका जवाब देना था और उसको इसके अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। 네, 그렇게 이제 일을 맡기는 사람들은 और जिन्होंने उसको ये काम दिया था 게임의 레벨을 올려서 तो वो खुद उस गेम में बहुत ऊपर के लेवल तक जा चुके थे 아이템을 얻을 수 있으면 और अगर उनको ऊपर के लेवल पे जाके कुछ आइटम मिलेगा तो वो भी असल में पैसे थे। 그런 비정상적으로 그렇게 했던 겁니다. तो ऐसे ही करके मतलब उसका काम हो रहा था। 그러나 이 부인이 तो एक दिन ये जो पत्नी थी 거기서 얻어지는 그 게임 안에서 얻어지는 아이템이 굉장히 비싼 가격에 팔리고 돈으로 거래가 된다는 이야기를 들으면서 तो उसने सुना कि गेम्स में जो आइटम मिलते हैं वो महंगे मतलब दाम में बेचे जाते हैं। 썼습니다. तो पहले तो उसे हंसी आई थी, 라고 사람들이 이걸 돈을 몇십만 원 주고 사고 क्यों लोग इतने डॉलर खर्च करके ये खरीदते हैं या 100만 원 주고 산다고 हजारों डॉलर भी खर्च करते हैं। 상관없는 일이요. तो उसके लिए ये बात बिल्कुल बेकार की बात थी। 식으로 일을 해서 돈만 벌면 돼. तो उसने बस पार्ट टाइम ये काम लिया था थोड़े पैसे कमाने के लिए, 늘 지나다니면서 그 게임을 보다 보니까 लेकिन वो बार बार आते जाते वो गेम्स के स्क्रीन देख रही थी 사람들이 이 게임을 이렇게 많이 하지. तो उसके मन में बहुत उत्सुकता थी कि ऐसा इसमें क्या है। 자기도 한번 게임을 해봤다고. तो एक दिन ऐसे ही उसने मतलब एक गेम खेलना शुरू किया 점점 이제 게임에 빠져든 거예요. और धीरे धीरे करके उसमें गिरना शुरू हो गई और एक बार उसको उसकी लत लग गई। 밥을 제대로 먹지 않아 영양실조가 올 정도까지 심각한 상황에 간 거예요. यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और फिर वो कमजोर हो गई। 단지 시작은 호기심에서 시작을 했습니다. तो ये शुरुआत तो सिर्फ एक उत्सुकता से हुआ था। 이 게임 뭐길래 사람들이 이렇게 게임에 빠지는 거야? अरे इस गेम में ऐसा क्या है कि लोग इतने पागल हैं? 하고 싶은 마음 전혀 없었고 तो असल में उसके पास खेलने का कोई मन नहीं था, बस उत्सुकता में आकर के उसने किया, लेकिन बाद में वो उसमें पूरी तरीके से गिर गई। 여러분 게임 개발하는 사람들은 तो जो लोग इस गेम को बनाते हैं, 요즘 온라인 게임을 개발하는 사람들은 खास करके जो लोग ऑनलाइन गेम्स बनाते हैं, 중독이 돼야 돈을 벌기 때문에 तो वो लोग केवल तब पैसे कमा सकते हैं जब लोगों को इसकी लत लग जाए। तो इसलिए जब ये गेम बनाते हैं 사람들을 빠져들게 만들까 하고 연구하는 거예요. तो रिसर्च करते हैं कि कैसे गेम को हम बनाएं कि लोगों को इसकी लत लग जाए। 게임 회사에서 게임을 하나 개발해 낼 때 तो जब गेम बनाने वाली कंपनी नया गेम बनाती है 그럼 100명의 직원들이
तो 100 लोग 1년, 2년 개발 연구해서 그 게임을 하나 출시하게 되는 거예요. तो 1-2 साल पूरा रिसर्च करने के बाद ही वो नया गेम आते हैं। 한번 생각을 해보십시오. तो आप सोच के देखो, 여러분을 속이기 위해서 आपको धोखा देने के लिए, 들게 만들 आपको उसमें गिरने देने के लिए 분명히 1년을 연구한다면 여러분 빠져들게 만들까요? 못 तो 100 लोग 1 साल भर इस पे रिसर्च कर रहे हैं आपको इसमें गिराने के लिए, तो आप इसमें गिरोगे या नहीं गिरोगे? आप बिल्कुल गिर जाओगे। 그래서 호기심에 시작했다가 빠져들더라고요. तो जो चीज सिर्फ उत्सुकता से शुरू हुई थी वो एक लत में बदल गई। 예, 결국 그 내면에는 तो उसी के अंदर, 자기를 믿으니까 क्योंकि ये औरत अपने आप पे विश्वास कर रही थी, 이 गे임에서 이 게임에 중독되겠어? अरे तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या इसकी लत लग जाएगी? 그래서 게임 중독이 되는 거예요. लेकिन लोगों को लत ऐसे ही लगती है। तो जुआ खेलना भी ऐसा ही है। 끝이 난다고 하는 도박. तो लोग कहते हैं कि जुआ खेलना मरने के बाद ही खत्म होता है, 변화로 끊을 수 있습니다. लेकिन मन के बदलाव से असल में ये भी खत्म हो सकता है। 도박에 중독된 가족들이나 중독된 사람들 상담을 해준 적이 있는데 तो मैंने काफी लोगों के साथ संगति की है जिनको ऐसे जुए की लत थी। 아내가 서울에서 옷가게를 해서 돈을 잘 버는 그런 남편이 있었습니다. तो एक औरत थी जो सोल शहर में कपड़े बेच करके अच्छे खासे पैसे कमाती थी। 아내가 돈을 벌면 이 남편이 도박을 해서 돈을 다 날리는 거예요. लेकिन ये औरत जितने भी पैसे कमाती उसका पति सारे पैसे जुए में उड़ा देता। तो पहली बार जब मैं इनसे मिला 돈을 많이 잃었는데도 तो इस आदमी ने चाहे इतने पैसे गवा दिए थे, 슬롯 머신에 중독이 돼 있는 사람이에요. वो उस स्लॉट मशीन का एडिक्ट हो गया था। 있으면 언제든지 내 인생 역전시킬 수 있다고. वो कहता मुझे सिर्फ 2 सिक्के दे दो मैं अपना पूरा जीवन बदल दूंगा। 내가 도박을 하다가 다 망했습니다. मैं इस जुए से पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। 아내가 번 돈을 다 날렸습니다. मेरी पत्नी के सारे पैसों को मैंने बर्बाद कर दिया। मैं एक नाकामयाब इंसान हूँ। 이렇게 생각하는 것이 아니고 ऐसा सोचने के बजाय 언제든지 인생 역전시킬 수 있다고. मैं इसको अभी भी पलट सकता हूँ, इस प्रकार से ही अपने आप पे विश्वास कर रहा था। 네, 또한 경마에 중독된 청년이 있었는데 तो एक जवान आदमी था जिसको घोड़ों पर 이 पैसे 사람도 लगाने 제가 की 실제 लत 만난 थी। 분인데 तो ये एक ऐसा बंदा था जिससे मैं मिला था। 저는 젊어서 사업을 성공했습니다. तो मतलब ये जब जवान था तब से ही बहुत सफल था 전에 और शादी होने से पहले 직원을 이제 60-70명 두는 회사로 성장시켰고 उसने अपनी एक छोटी कंपनी बना रखी थी 돈을 잘 벌었습니다. और मतलब जवानी में भी अच्छे भले पैसे कमा रहा था और उसकी कंपनी और भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी। 주말에 후배가 이야기하기를 तो एक बार वीकेंड पे उसके किसी एक दोस्त ने उससे कहा, 이번 주말에 뭐 하실 겁니까? आप इस हफ्ते क्या कर रहे हो? 뭐 나 특별한 계획 없는데. ऐसा कुछ खास नहीं कर रहा हूँ। 그러면 경마장에 한번 가실랍니까? तो क्या तुम मेरे साथ घोड़े की रेस देखने के लिए चलोगे? किस लिए? 그냥 재미삼아서 한번 갑시다. चलते हैं, थोड़ा मजा कर लेते हैं। 그래서 처음 그냥 구경 삼아 재미삼아 따라간 거예요. तो वो ऐसे ही बस थोड़ा मजा लेने के लिए देखने के लिए गया 경마장에 갔으니까 자기도 이제 베팅을 한 거예요. और क्योंकि वो वहां पे गया उसने उन घोड़े पे भी पैसे लगाए, 적은 돈을 했습니다. थोड़े से पैसे लगाए, 근데 자기가 이제 베팅한 말이 우승을 한 거예요. लेकिन उसने जिस घोड़े पे पैसे लगाए थे वही घोड़ा जीत गया। 뭐 어디까 운이 좋았구나라고 생각했습니다. तो उसे लगा हो सकता है ये तो सिर्फ मेरा मतलब लक था। 이제 그 후배를 따라서 한 번씩 경마장에 가게 되었는데 लेकिन ये बीच बीच में जब कभी अपने इस दोस्त के साथ ये घोड़ों की रेस देखने गया, 베팅한 말이 우승을 하는 거예요. लेकिन हमेशा ऐसा हुआ कि जिस भी घोड़े पे ये पैसे लगाता वही घोड़ा जीतता। 그때 그에게 무서운 생각이 하나 들어왔어요. और तब जो है एक बहुत ही भयानक सी सोच इसके मन में आई, 생각이 하나 들어왔어요. एक बहुत ही डरावनी और खतरनाक सोच आई। 나의 소질이 있는갑다. मुझे लगता है मैं इसमें बहुत माहिर हूँ। 내가 베팅하는 말이 늘 우승하는데 मैं जिस भी घोड़े पे पैसे लगाता हूँ वही घोड़ा जीतता है, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? 걸었는데 मैंने तो बहुत ही थोड़े पैसे लगाए थे। 돈을 베팅하면 내가 큰 돈을 벌겠구나. तो अगर मैं ज्यादा पैसे लगाऊंगा तो और भी ज्यादा कमाऊंगा। 그리고 그는 계속 이제 경마장을 가게 됩니다. और फिर लगातार वो ऐसे घोड़ों की रेस देखने के लिए जाता रहा। 어떤 사업도 다 잃어버리게 되고 तो जो कंपनी उसने बनाई थी वो बिल्कुल बर्बाद हो गई। 많이 지게 되고 उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा आ गया और वो पूरी तरीके से मतलब बर्बाद हो गया। 도박을 끊지 못하는. लेकिन तब भी ये पैसे लगाना जो था वो छोड़ नहीं सका। 그래서 가족들이 다 모였습니다. तो एक ऐसा समय आया जब उसके पिता बहुत गंभीर रूप से बीमार हुए थे और पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। 또
누나들 다 모였는데 उसके भाई, उसकी बहनें सब इकट्ठे हुए थे 아버지가 위독했는데 다행히 회복을 하셨어요. और पिताजी गंभीर थे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा ठीक होने लग गए। 하기 전에 और जब वो वापस अपने अपने घर जाने वाले थे, 처럼 이렇게 아버지가 이렇게 잘못하면 돌아가실 그런 위험한 어떤 그런 상황이 올 수도 있는데 तो मेरे पिताजी दोबारा इस प्रकार मतलब गंभीर हालत में पहुंच सकते हैं। 아버지 장례를 위해서 좀 돈을 각자 좀 모으자. तो सबने क्या सोचा कि पिताजी के मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए हम थोड़े पैसे जमा करते हैं। 껴놓고 갔어요. तो उन्होंने कुछ पैसे जोड़ के $3000 लगभग अपने माँ के हाथों में छोड़े थे। 이 돈은 다른 데 쓰지 말고 만약에 아버지가 돌아가시게 되면 그때 장례 비용으로 사용합시다. तो ये पैसे कहीं और मत खर्च करना, सिर्फ पिताजी मरने के बाद हम इसे खर्च करते हैं। 돌아가고 난 다음에 तो ये सारे भाई बहन वापस जाने के बाद 어머니가 그 돈을 빌려달라는 ये जवान लड़का माँ के पास जाके माँ से वो पैसे मांगने लगा। 갚아드리겠습니다. माँ थोड़े ही दिनों में ये पैसे वापस कर दूंगा। 이 돈은 너희 아버지 장례 비용이다. माँ ने मना किया, नहीं, ये पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए हम जमा कर रहे हैं। 7만 빌려달라고 하는 겁니다. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दे दो, मैं बस उधार मांग रहा हूँ, मैं वापस कर दूंगा। 또 졸라대니까 어머니가 어쩔 수 없이 줬어요. लेकिन वो पीछे ही पड़ा, इसलिए माँ ने उसे पैसे दे दिए। 저는 경마장으로 바로 가서 तो वो एकदम से उस घोड़े की रेस देखने गया और दोबारा से पैसे लगाए और फिर सारे पैसे गवा दिए 자기 스스로도 이야기하는 거예요. और अपने आप को ये कहने लगा, 나는 인간도 아니다고. सच में मैं इंसान भी नहीं हूँ। 비용을 또 날려버렸어. कैसे अपने पिताजी के अंतिम संस्कार के रखे हुए पैसों को भी मैंने बर्बाद कर दिया। 하는 게 중요한 것이 아니라 तो आपको पछताना जरूरी नहीं है, 왜 도박에 중독됐느냐 근본 원인을 알아야죠. आपको पता होना चाहिए कि क्यों आप इस प्रकार के जुए खेलने में गिर गए। 마음을 버리기 전에는 अपने आप पर विश्वास करने के मन को फेंकने से पहले 벗어나오지 못하게 됩니다. आप उससे आजाद नहीं हो सकते। 마약 심각한 문제가 되고 있습니다. तो नशा या ड्रग्स भी आजकल बहुत ही एक गंभीर समस्या बन गई है। 된 사람들도 공통적으로 तो सभी प्रकार के ड्रग एडिक्ट्स क्या कहते हैं 호기심에서 시작을 합니다. कि मैंने ऐसे उत्सुकता से शुरू किया था। 이게 중독돼야 되겠다고 하면 시작한 사람이 있습니까? तो क्या कोई ऐसा होता है कि मुझे एक ड्रग एडिक्ट बनना है इसलिए मैं ड्रग्स लेना शुरू करूंगा? 시작한 사람 없어요. कोई भी ऐसा नहीं होता। 그래서 권하니까 लेकिन दोस्तों का दबाव, 사람이 하니까 और क्योंकि आसपास के लोगों को आप करते हुए देखते हैं और फिर उत्सुकता से आप जो है एक बार करने की कोशिश करते हैं। 는 거예요. लेकिन इन सबको क्या लगता है, मैं जब चाहूँ ये छोड़ सकता हूँ। क्यों? 마약하고 중단했으니까. क्योंकि मैंने एक दो बार करके पहले भी छोड़ा था। 왜 사람들이 마약을 못 끊지? तो बाकी लोग क्यों नहीं छोड़ पाते? 끊어도 뭐 아무런 뭐 검단 현상 없고 괜찮은데. तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अंदर ऐसे कोई लक्षण नहीं है। 예, 그러다가 6개월 뒤에 또 한두 번 하게 되고. तो 6 महीने बाद ऐसे लोग दोबारा एक दो बार ड्रग्स करते हैं 또 한두 번 하게 되고. और फिर कुछ महीनों बाद एक दो बार और करते हैं 중독되어져 가는 거예요. और धीरे धीरे इन लोगों को ऐसे ड्रग्स की लत लग जाती है और अब ये ऐसे लोग बन जाते हैं जो इससे आजाद नहीं हो पाते। तो शुरुआत में जो है हमेशा 있는 사람들이 자기를 신뢰하는 마음을 갖고 있더라는 거예요. तो लोगों को किसी चीज की लत क्यों लगती है? क्योंकि उनके अंदर अपने आप पे विश्वास करने का एक मन होता है। 게임이나 도박이나 마약보다 더 무서운 것이 자기를 신뢰하는 마음입니다. तो असल में गेम्स, जुआ या नशे की लत से ज्यादा खतरनाक अपने आप पर विश्वास करने का मन होता है। तो जब हम ये बोलते हैं 사람들 나는 뭐 게임, 도박, 마약 뭐 나 이런 데는 중독 안 돼. तो आपको लगता है अच्छा गेम्स, जुआ, नशा, मैं तो ऐसा इंसान नहीं हूँ। 이 프로를 한번 보십시오. लेकिन टीवी प्रोग्राम्स के बारे में सोच के देखो, 주부들 가운데 तो जितनी भी पत्नियां होती है 중독된 사람이 많습니다. तो हाउसवाइफ्स खास करके इतनी औरतें मतलब ड्रामा की एडिक्ट हो जाती है। 본 경험이 있을 거예요. मुझे लगता है आप में से कुछ लोग भी ऐसे होंगे जो ऐसे ड्रामा देखने के आदी थे। 동남아를 갔을 때 तो एक बार जब मैं पश्चिम एशिया गया था 저녁 7시에 시작하는데 तो एक ऐसा कोरिया का ड्रामा आता था शाम को 7 बजे, 얼마나 인기가 많은지 लेकिन वो इतना ज्यादा मशहूर था 9시가 되면 차가 다니지 않는다는 거예요. कि आप सड़क पर 7 बजे के बाद एक भी गाड़ी नहीं देख सकते। 일찍 들어가 그 드라마 보러 일찍 집에 들어가고 तो लोग ऑफिस से जल्दी छुट्टी करके उस ड्रामा देखने के लिए घर जाते हैं। तो लोग ऐसा कहने लगे, 저녁 7시에 남편이 아내한테 전화 길게 하면 이혼 당한다. तो अगर पति फोन पर पत्नी से ज्यादा लंबी बात करेगी तो उसको तलाक मिल जाएगा। क्यों? 봐야 되는 시간이 क्योंकि अभी ड्रामा का टाइम हो गया है। 길게 잡고 있으면 तो अगर आप ड्रामा देखने में उसके लिए रुकावट बन रहे हो 예, 사실 드라마에 중독되는 것도 마찬가지입니다. तो असल में ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है, लत है। 저는 TV 드라마를 잘 보지 않습니다. तो मैं ज्यादा ड्रामा वगैरह नहीं देखता। 하러 다니면서
लेकिन जब मैं दुनिया भर में इस प्रकार के माइंड लेक्चर देने के लिए जाता हूँ, 한국의 동남아시아에 한국의 대장금이 아주 인기 있었던 시절이 있었어요. तो एक ऐसा समय था जब आशिया में देजानगम नाम का ड्रामा बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। 굉장히 많은 사람들이 이 대장금을 보면서 열광을 했었는데 लोगों को ये ड्रामा इतना ज्यादा पसंद था, 어떤 드라마인지를 잘 모릅니다. तो मैं ठीक से नहीं जानता इस ड्रामा में ऐसा क्या है। चाहे मैं कोरिया से हूँ, 인기가 있어 사람들에게 대장금 이야기를 좀 하려면 나도 대장금을 한번 볼까 하는 생각이 들었어요. तो लोगों को ये इतना पसंद है, इतना मशहूर है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी एक बार देख लेना चाहिए। 대장금 한 편도 보질 않아요. लेकिन मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा। 왠지 아세요? पता है क्यों? 여러분 많은 사람들이 대장금 드라마에 중독이 되는데 तो बहुत से लोग इस ड्रामा को देख के इसके एडिक्ट हो जाते हैं। 중독이 안 되겠냐는. तो मेरे अंदर ऐसी कौन सी खास बात है कि मैं इसे देख के इसका एडिक्ट ना हो 첫 जाऊं। 한 편을 보고 나면 एक एपिसोड देखने के बाद 다음 편 보고 싶고 मुझे दूसरा एपिसोड देखने का मन करेगा, उसके बाद तीसरा, और इस प्रकार अंत तक मैं इसको देखूंगा और फिर मैं भी एडिक्ट हो जाऊंगा। इसलिए मुझे खुद पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा ड्रामा है, 드라마 재밌을까 재미없을까 ये ड्रामा मजेदार है या नहीं है, 그냥 보면 빠져들게 돼 있습니다. ऐसी बात नहीं है। आप अगर देखेंगे तो जरूर उसमें गिर जाएंगे। इसलिए खुद पे विश्वास मत करो, 언제든지 중독될 수 있다. क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो आसानी से इस प्रकार की चीजों में गिर सकते हैं। मैं भी गेम एडिक्शन या गैम्बलिंग में ऐसे आसानी से गिर सकता हूँ। 드라마에 중독되는 걸 볼 और जब आप लोगों को देखते हैं जो बिल्कुल ड्रामा के एडिक्ट हो जाते हैं, 때는 경우가 있는데 तो जब हमें किसी चीज की लत लग जाती है, 한 사람이 빠져드는데 우리도 빠져들 수 있다는 거예요. तो आपको सोचना चाहिए कि अगर दूसरे लोग इसमें गिर सकते हैं तो मैं भी गिर सकता हूँ। इसलिए खुद पे विश्वास मत करो। 그걸 시작할 것이 아니라 तो उत्सुक होकर आपको कभी ड्रग्स लेना शुरू नहीं करना चाहिए। 나 여기 중독된다. आपको पता होना चाहिए अगर मैं एक बार लूंगा तो जरूर मुझे इसकी लत लग जाएगी। इसलिए शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। 믿지 않으면 आपको खुद पर विश्वास नहीं करना है, 벗어날 수 있어요. तो फिर आप इससे आजाद हो सकेंगे। 그때 마인드 때문에 게임에 도박에 마약에 중독이 되더라는. तो इस असाधारण मन की वजह से असल में लोगों को गेम्स की या जुए की या नशे की लत लग जाती है। 신뢰하는 마인드. इसलिए जो मन सबसे निचले स्तर पे है वो ऐसा मन है जो अपने आप पे विश्वास करता है। 그래도 이야기하기. तो बाइबल भी हमें क्या बताती है? 28장 26절에 नीति वचन 28 के 26 में लिखा है, 믿는 자는 미련한 자요 지혜롭게 행하는 자는 구원을 얻을 자니라. जो अपने आप पर भरोसा रखता है वो मूर्ख है और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। 자기의 마음을 믿는 자가 미련한 자. जो अपने आप पर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। 보통 아버지가 술주정뱅이인 경우에 तो जिनके पिता शराबी थे या फिर हिंसक थे, 경우에 और ऐसे इनके बच्चे क्या सोचते कि मैं कभी अपने पिताजी की तरह नहीं करूंगा। 우리 아버지 때문에 우리 엄마가 고통을 당하고 तो मेरी माँ ने पिताजी की वजह से इतने दुख उठाए, 자식들이 이렇게 고통을 당하는데 मेरे भाई बहनों ने इतने दुख उठाए, 그럼 저렇게 살지 말아야 돼. इसलिए जिस प्रकार का जीवन मेरे पिताजी ने जिया मैं कभी ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा। 자, लेकिन आपको पता है ऐसे लोगों के साथ भी अंत में क्या होता है? 사람들이 ज्यादातर ऐसे लोग 아버지와 같은 삶을 따라가는 걸 봅니다. बिल्कुल अपने पिताजी के समान जिए बिना नहीं रह पाते हैं। क्यों? 자기를 믿는 거예요. क्योंकि अपने आप पर विश्वास करते हैं। मैं अपने पिताजी की तरह नहीं जीऊंगा। इस प्रकार से वो अपने आप पे विश्वास कर लेते हैं। 자기 마음을 믿는 것이 미련하다는. तो जो अपने आप पे विश्वास करता है अंत में वो मूर्ख बन जाता है। 9절에는 और अगर आप नीति वचन 24 के 9 को देखें, 자의 생각은 죄요 거만한 자는 사람의 미움을 받느니라 했습니다. मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्टा करने वाले से मनुष्य घृणा करते 자, हैं। 결국 이 두 말씀을 합해 보면 अगर आप इन दो वचनों को जोड़ दोगे 믿는 자가 미련한 자고 तो जो अपने आप पर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, 여기 죄라면 मूर्खता का विचार भी पाप है, तो फिर 를 믿는 마음이 죄라는 것입니다. तो इसका मतलब यही होता है कि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है 그래서 가장 낮은 단계의 마인드, तो वो ही असल में पाप है। 자기를 신뢰하는 그것이 가장 낮은 단계의 마인드라. तो सबसे निचले स्तर पे वो मन है जो अपने आप पे भरोसा रखता है। 번째 파트로 넘어가서 तो दूसरी ओर 우리가 성공하고 행복한 삶을 살기 위해서는 어떤 마인드를 가져야 되느냐? तो एक सफल और खुशी से भरा हुआ जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 5급을 살펴봤다면 अगर आप 5वें स्तर के मन को देखते हैं, 우리가 4급의 마인드를 살펴보겠습니다. अब हमने देख लिया, अब हम चौथे स्तर पे चलते हैं। 마인드인데요. तो ये वाला मन का स्तर भी असल में निचले मन का स्तर है। 육체의 욕구를 따라서 하는 마인드고 ये वो मन है जो शरीर की इच्छाओं के पीछे जाता है। 마인드입니다. ये भी एक गलत मन है। 육체는 세 가지 욕구가 있습니다. तो शरीर की 3 इच्छाएं होती है।
예, 식욕이 있고 성욕이 있고 수면욕이 있습니다. खाने की इच्छा, सोने की इच्छा और सेक्स की इच्छा। 육체 욕구를 따라 사는 이 삶은 और शरीर की इच्छाओं के पीछे जाकर जीने वाला जो जीवन है 기력한 삶을 살게 돼 있습니다. आपको एक बहुत ही निकम्मा जीवन जीने के लिए बना देता है। 욕구를 따라서 절제하지 못하는 삶, और ये वो जीवन है जो आप अपने आप पर नियंत्रण बिना करके जीते हैं। तो कुछ लोग अपने खाने पर नियंत्रण नहीं कर पाते, 어떤 사람은 성욕을 절제하지 못하고 कुछ लोग अपनी सेक्स की इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाते, 절제하지 못. और कुछ लोग अपनी सोने की इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाते। तो आज के समाज में 성공한 위치까지 갔는데 तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सफल तो हो चुके हैं, 절제하지 못해서 죄를 짓고 그 쌓아놓은 명성과 위치를 다 잃어버리는 경우가 있어요. लेकिन मान लो अपनी सेक्स की इच्छा को क्योंकि वो नियंत्रण में नहीं रख सके, इसलिए जो भी सफलता उन्होंने अपने लिए पाई थी वो सब बेकार हो गई। 사실 성공하기 위해서는 뛰어난 마인드를 가져야 되는데 तो अगर आपको सफल होना है तो आपके पास एक उत्तम मन होना जरूरी है। 성공한 사람들이 사급에서 일어나는 이런 낮은 욕구를 쫓아가면서 그들 인생이 다 무너지느냐? तो ऐसा क्यों है कि कुछ सफल लोग एक निचले स्तर का मन रखते हैं और फिर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं? 그 사람들이 왜 무너지는지 참 이런 정확한 원인을 알고 해결책도 발견할 수 있고 अगर आप माइंड एजुकेशन के बारे में सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, और उसके बाद आपको उसका सल्यूशन भी मिलेगा, और उसके बाद आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलेगी। 마인드라는 것은 तो चौथे स्तर के मन से बेहतर एक तीसरे स्तर का मन होता है। 그런 마인드라고 할 수 있어요. तो इसको हम एक एवरेज माइंड या एक साधारण मन कह सकते हैं। 사람들이 가지고 있는 마인드죠. तो ज़्यादातर लोगों के पास इस प्रकार का मन होता है। 충실한 삶을 살아가는 마인드입니다. तो लोग वास्तविकता में जीते हैं। 가서 자기 맡은 임무를 성실하게 이행하고 तो ऑफिस के कर्मचारी ऑफिस जाते हैं और मेहनत से अपना काम करते हैं। 학교 가서 또 공부하고 तो छात्र जो है अपने 현실에 स्कूल 충실한 जाते हैं, 삶을 पढ़ाई 살아가. करते हैं, और इस प्रकार वास्तविकता में वो जीते हैं। 여러분들에게 몇 급의 마인드를 가지고 있냐고 하면 अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मन का स्तर कौन सा है, 한 급에 해당하는 마인드를 가지고 있다고 많이 이야기를 합니다. तो ज़्यादातर कहेंगे कि तीसरे स्तर का मन है। क्यों? 자신이 현실에 충실한 삶을 살고 있기 때문에 क्योंकि ये लोग अपना जीवन वास्तविकता में जी रहे हैं, 충실한 삶을 살지만 और चाहे ये लोग अपना जीवन वास्तविकता में जी रहे हैं 성공할 수는 없습니다. तो वो कभी भी ऐसे मन के साथ सफल नहीं हो सकते। 성공하는 삶을 살기 위해서 आपको एक सफल जीवन जीने के लिए 상급의 마인드에서 2급의 마인드로 마인드를 바꿔야 성공할 수 있어요. आपको तीसरे स्तर के मन से ऊपर दूसरे स्तर के मन तक जाना होगा। 이제 평범한 마인드라면 तो अगर तीसरे स्तर पे एक साधारण मन है तो फिर दूसरे स्तर पे किस प्रकार का मन है? 급의 마인드는 दूसरे स्तर पे 잠시 후에 살펴보기로 하고 मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। 이 도표를 한번 보십시오. सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए। 마치 저울과 같은데 तो ये एक तराजू की तरह है। 4급의 마인드, 5급의 마인드가 있어요. तो यहाँ पे तीसरे स्तर का मन और फिर एक तरफ चौथे और पांचवें स्तर का मन है। 이 상급의 마인드, 충실한 현실에 충실한 삶을 살고 있다는 이야기를 했죠. तो मैंने पहले आपको बताया कि आम तौर पे लोगों के पास तीसरे स्तर का मन होता है जो कि एक साधारण मन है, 웃긴 욕구를 쫓아 사는 마인드인데 लेकिन चौथे स्तर का मन शरीर की इच्छाओं के पीछे जाता है, और पांचवें स्तर का मन एक एबनॉर्मल मन होता है। तो आपके मन पर ये तराजू आप लगाकर देखो 그런 삶을 살고 현실에 충실한 삶을 살고 있을 것입니다. तो आप ज़रूर वास्तविकता में जी रहे होंगे, तीसरे स्तर का जीवन आप जी रहे होंगे। 시간적인 여유와 또 물질적인, 돈적인, 금전적인 여유가 생겼을 때 लेकिन मान लीजिए आपके पास आपको बहुत सा खाली समय मिल जाए, 마음이 어느 쪽으로 흘러가는 걸 보십시오. तब आप सोच के देखो आपका मन किस दिशा में बहेगा। 내가 시간적으로 여유가 주어질 때 अगर मुझे बहुत सा खाली समय मिल जाएगा 생각을 갖죠? तो किस प्रकार की सोच आपके पास आएगी? 내가 오늘은 좀 푹 좀 쉬어야 되겠다. आज तो मुझे आराम करना चाहिए। 어떤 욕구를 충족시켜 줍니까? तो आप कौन सी इच्छा को पूरा कर रहे हो? 자, 우리는 4급의 마인드가 어떤 마인드라고 했습니다. तो चौथे स्तर का मन कौन सा था? 육체 욕구를 따라 사는 마인드라고 했죠. एक ऐसा मन जो शरीर की इच्छाओं के पीछे जाता है, 예, 식욕과 성욕과 수면욕을 쫓아가는. खाने की इच्छा या सेक्स की इच्छा या सोने की इच्छा। 여유가 주어졌을 때 तो जब लोगों के पास ऐसा खाली समय होता है तब वो क्या करते हैं? 바쁘게 사는 사람들은
तो जो लोग एक बहुत व्यस्त जीवन जीते हैं 푹 자고 좀 푹 쉬어야 되겠다. तो वो सोचेंगे मुझे अब आराम से थोड़ा सोना है, आज थोड़ा आराम करूँगा। 추구하더라는 거예요. तो ऐसे लोग शरीर की इच्छाओं के पीछे जाते हैं। 또 마찬가지. तो वैसे ही जब लोग सफल हो जाते हैं, जब इनको ऐसा खाली समय मिल जाता है, तो ये लोग भी अपनी शरीर की इच्छाओं के पीछे जाते हैं। 이 그래프에서 보는 바와 같이 और बाद में जैसे हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, 마인드로 살아가다가 तो आमतौर पे आप ये तीसरे स्तर का मन रख के जीते हैं। 주어질 사람은 4급, 5급으로 흘러가는 거. लेकिन ऐसे लोग जब इनको ऐसा एक्स्ट्रा टाइम खाली समय मिल जाता है, तब वो चौथे या पांचवें स्तर में चले जाते हैं। 어려운 거예요. तो इसलिए फिर ये कहना मुश्किल है कि आपके मन का स्तर तीसरा है। 여러분들이 직장에 충실하고 आप चाहे अपने काम के प्रति समर्पित हो, अपने परिवार के लिए समर्पित होकर जी रहे हो और वास्तविकता में जी रहे हो, 여러분들이 기본적인 삶을 살기 위해서 그렇게 살아가는데 तो आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप बस वास्तविकता में जी रहे हैं। 그래도 똑같은 월급 준다면 어떻게 하겠습니까? लेकिन मान लीजिए कि आपको बिना ऑफिस जाए भी अगर पैसे मिलने वाले हैं, तो फिर आप ऐसे इंसान बन जाओगे जो अपनी शरीर की इच्छाओं के पीछे जाओगे, 기울어지는 거예요. और फिर तब आपका मन 그쪽으로 기울어져 있는 4 या 5 की तरफ झुकने लगेगा। 거죠. 여건만 주어지면 4급, 5급으로 흘러가는 अगर आपको समय दिया जाए, अगर परिस्थिति आपको दी जाए, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से चौथे या पांचवें मन के स्तर में बहेगा। 한다면 और अगर आप मन के दूसरे स्तर पे जा सकोगे, 여러 인생이 굉장히 달라질 수 있어요. तब आपका जीवन बहुत ही अलग होगा। तो ये जो दूसरे स्तर वाला मन है, 도전하고 한계를 넘는 마인드입니다. तो ये वो मन है जो सीमा को छलांग करता है और चुनौती रखता है। तो अगर आप सफल लोगों के जीवन को देखोगे, 끊임없이 도전하고 한계를 넘는 마인드를 가지고 있어요. तो ये लोग संतुष्ट नहीं हो जाते और लगातार अपने आप को चुनौती देते हैं। 충실한 삶을 살다가 तो आप वास्तविकता में जी रहे हैं, 흔히 주어지면 육체 욕구를 따라 산다. लेकिन परिस्थिति के कारण अगर आप दोबारा से शरीर की इच्छाओं के पीछे जाओगे, 결코 성공할 수 없습니다. तो आखिरकार ऐसा इंसान कभी सफल नहीं हो पाता। 한 사람들은 लेकिन जो लोग सच में सफल हो चुके हैं, 바로 2급의 마인드를 추구하는 거예요. तो ऐसे लोग दूसरे स्तर के मन के पीछे जाते हैं, 한계를 넘는 이 삶을 끊임없이 추구하는 거예요. अपने आप को चुनौती देते हैं और अपनी खुद की सीमा को पार करते हैं। 여러분 한국에 아주 유명한 산악인이 있습니다. कोरिया में एक बहुत मशहूर पर्वतारोही है, उनका नाम है होंगिल और उन्होंने एक किताब लिखी है। 여러분 보는 이 PPT에 나오는 이 표지가 바로 이제 그 책입니다. और स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये उनकी किताब का कवर है। 향해 거침없이 도전하라는 और किताब का जो शीर्षक है, नेवर स्टॉप रनिंग टुवर्ड्स योर ड्रीम। 도전하는 삶을. इनका जीवन चुनौतियों से भरा हुआ रहा है। 자, 그는 8,000m급 되는 14개의 봉우리를 아시아 최초로 완등을 했습니다. ये सबसे पहले आशियाई है जो हिमालय की सारी 14 चोटियों पर चढ़े थे। 이 아시아 최초라는 것도 굉장히 대단한 기록이죠. तो आशिया के होने का ये सबसे बड़ा इनका एक रिकॉर्ड है। 유럽이나 서양에서 이 등반하는 이런 스포츠라 해야 될까요? 이런 것이 더 발달해 있었습니다. क्योंकि बाकी देशों में से बहुत लोग ऐसे हिमालय की चोटियों पे चढ़ चुके हैं। 산악인의 어떤 이런 등반하는 것이 발달하지 않았는데, लेकिन क्योंकि कोरिया ऐसा देश है जहाँ पे पर्वतारोहण मतलब आम नहीं है, 엄원길 씨가 아시아 최초로 히말라야 8,000m가 넘는 14개의 봉우리를 다 올랐습니다. तो ये जो हम ओंगिल थे, वो सबसे पहले ऐसे आशियाई है जो कि हिमालय की सारी 14 चोटियों पर चढ़े। 그가 가지고 있는 세계 최초의 타이틀이 하나 있습니다. और उनके पास एक और विश्व खिताब भी है। वो क्या है? 예, 세계 최초로 그가 이루은 이 산악인의 그 최고의 업적이 있는데, तो किसी भी पर्वतारोही के लिए ये सबसे बड़ा जैसा पहला खिताब उनको मिला है। 최초로 16개의 8,000m가 넘는 봉우리를 완등한 사람이 됐습니다. तो ये दुनिया के पहले ऐसे जन बने जो कि दुनिया की 16 सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंच गए। 등반하는 그 규정이 바뀌어 버렸습니다. तो इनके सफलता का जो स्तर है वो बिल्कुल जैसे बदल गया। 14개의 8,000m 넘는 봉우리를 오르면은 다 봉우리를 올랐다고 인정을 해줬는데, तो अगर ये सिर्फ 14 सबसे ऊंची चोटियों पर जाते, तब भी वो ऐसे सफल इंसान बन जाते।
바로 옆에 있는 봉우리라도 8,000m를 넘으면 다 올라야 8,000m 봉우리를 다 올랐다고 인정을 해줘. लेकिन दुनिया की सारी चोटियों को पार करने वाले इंसान होने के लिए उनको 2 और ऐसी चोटियों पर चढ़ना ज़रूरी था। 봉우리가 더 있었어. 총 16개인데. तो 14 और 2 अगर मिलाओगे तो 16 हो जाता है। 봉우리가 16개가 있어. तो दुनिया में असल में 16 ऐसे ऊंची चोटियां हैं जो सबसे ऊंची है, जो कि 8,000 मीटर से ज़्यादा है। 16개 봉우리를 다 오른 사람이 됐습니다. लेकिन जब रूल बदल गए तब ये होंगम गिल दुनिया के सबसे पहले इंसान बन गए जिन्होंने ये 그럼 그가 어떻게 16개 봉우리를 다 완등할 수 있었느냐? खिताब पाया। तो ये ऐसा कैसा कर सके कि सारी चोटियों को वो पहुंच सके? 그러고 나서 그걸 준비한 게 아니라 तो रूल के बदलने के बाद इन्होंने ये काम नहीं किया। 도전하지 않을 때 तो असल में ये एक ऐसा समय था जब कोई अपने आप को चुनौती नहीं देता था, लेकिन इन्होंने अपने आप को चुनौती दी। 넘는 봉우리를 오르려면 तो अगर आपको 8,000 मीटर से ज़्यादा किसी चोटी पर जाना है, पहाड़ पे जाना है, तो असल में इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है। 그냥 등반할 수 있는 게 아니야. तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जो आप 1 महीने में पूरा कर सकते हैं। 4,000m 지점에 베이스 캠프를 치고 तो 4,000 मीटर पर आपको एक बेस कैंप बनाना पड़ता है 아직 올라가야 고산병에 걸리지 않는다고. And you have और हर दिन आप सिर्फ 1,000 मीटर की दूरी जैसे कायम कर सकते हो। 위해서 필요한 준비를 하는데도 많은 돈이 들기 और ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ पाना बहुत मतलब महंगा होता है। 스폰서사를 구하고 तो आपको स्पॉन्सर्स ढूंढने पड़ेंगे, आपको अपनी एक टीम बनानी पड़ती है, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, 하기 위해서 और फिर ऐसे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए 돈이 들어가는 तो बहुत समय और बहुत पैसा इस पे लगाना पड़ता है। 그런 규정이 바뀌기 전에 그냥 자기 스스로 도전하는 삶을 산 거예요. लेकिन ये ऐसा इंसान था जिन्होंने रूल के बदलने से पहले भी अपने आप को ये चुनौती दी 6개 봉우리 완등이라는 기록을 갖 और इसका परिणाम ये हुआ कि दुनिया के ये सबसे पहले इंसान बन गए जो 16 सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े हैं। 그가 세계 최초의 타이틀을 가졌고 तो लगातार अपने आप को चुनौती देकर अपनी सीमाओं को पार करके उन्होंने अपने आप के लिए ये खिताब कमाया। 원정대를 만들었어요. 2005 में ह्यूमन एक्सपेडिशन नाम का अभियान उन्होंने शुरू किया 도전하지 않은 그 일을 산악인으로 최초로 일을 했습니다. और एक पर्वतारोही होने के नाते उन्होंने एक ऐसा काम किया जो पहले शायद किसी ने नहीं किया है। 옛 동료의 시신을 수습하기 위해서 8,000m가 넘는 산을 다시 오른 겁니다. तो उनको उस 8,000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर दोबारा चढ़ना पड़ा अपने एक साथी पर्वतारोही की डेड बॉडी को नीचे लाने के लिए। 시신이 발견됐는 तो 8,750 मीटर की ऊंचाई पर उनके एक दोस्त, उनके एक साथी की जो डेड बॉडी थी वहां से उन्हें नीचे लानी थी। तो असल में 사고로 그가 이제 조난을 당해서 목숨을 잃었는데 ये साथी जो था एक एक्सीडेंट में पहले ही मर चुका था, 하기 위해서 이 8,700m 산을 오르는 거예요. लेकिन उसकी डेड बॉडी को नीचे लाने के लिए इनको 8,750 मीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। तो जब आप ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन सिर्फ 1/3 होता है 그런데 और बहुत ही खतरनाक जगह होती है। और 운구한다는 것은 운반하기 굉장히 어려운 일이죠. तो सांस लेना भी जब इतना मुश्किल होता है तो मान लो अगर आपको एक डेड बॉडी भी आपके साथ अगर लाना होगा तो वो कितना मुश्किल होगा। 동료의 시신을 수습하기 위해서 그가 등반을 했고 लेकिन ये उस पहाड़ पर खास उस बॉडी को नीचे लाने के लिए चढ़े थे 아직 아무도 하지 못한 일들을 그가 이루어 갔어요. और ऐसे काम ये करते रहे जो पहले किसी ने नहीं किए। 이 부분에 아주 이제 감동적인 영상이 있는데 और एक बहुत ही दिल को छू देने वाली फिल्म इसके ऊपर बनी है। 그 영상 보고 다시 시작하도록 하겠습니다. तो मैं आपको थोड़ा उसमें से अगले सेशन में बताने वाला हूँ। फिर मिलेंगे।